हेलो एंड वेलकम टू डे के ग्रो ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस ड्राफ्ट रेगुलेशन का जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा अधिक चर्चाएं हो रही हैं। जी हाँ, उसी ड्राफ्ट रेगुलेशन का बात करने वाले हैं जिसके हवाले से यह कहा जा रहा है कि अब सब्जेक्ट की जो बाध्यता है उसे समाप्त कर दी गई है। अब पीएचडी और नेट का कोई वैल्यू नहीं रह गया है और न जाने कितने तरीके की बात इस रेगुलेशन को लेकर के या फिर कहें इस ड्राफ्ट रेगुलेशन को लेकर के कहा जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम A to Z उस पूरे ड्राफ्ट रेगुलेशन का एक एक पॉइंट को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, आप जरूर पूरे वीडियो को देखिए क्योंकि ये आपका भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। अगर आप भविष्य में हायर एजुकेशन के अंदर अपना करियर देख रहे हैं तो आपके लिए ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि इस ड्राफ्ट में आखिरकार क्या क्या लिखा गया है और किन किन चीज़ों पे प्रॉब्लम है और किस तरीके से 2018 का जो रेगुलेशन है उनसे ये अलग है। तो चलिए बहुत ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। जरूर बने रहिएगा वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंत में आप समझ पाएंगे कि उस पूरे ड्राफ्ट रेगुलेशन के अंदर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं लेकर आया हूं यूजीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे ही आप यहां पे आते हैं, सबसे पहले आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आना है। यहां पे नोटिस सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। रीड मोर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहां पे आपको 6 तारीख के डेट से एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा, जहां पे कुल मिलाकर 3 डॉक्यूमेंट है। जी हां, पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है एक लेटर जिसमें लिखा हुआ है सार्वजनिक सूचना। क्या है ये लेटर, आगे चल के हम लोग बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा यहां पे आप देख सकते हैं ये है ड्राफ्ट, जो कि सबसे ज्यादा अधिक सर्कुलेट हो रहा है। साथ ही साथ यहीं पे एक और डॉक्यूमेंट है जो कि ड्राफ्ट का दूसरा कॉपी है, यानी कि टोटल मिलाकर 3 यहां पे डॉक्यूमेंट जारी किया गया है यूजीसी की ओर से। आज के इस वीडियो में आपको इन तीनों डॉक्यूमेंट का एक एक पैरा में क्या क्या लिखा है सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। आइए चलते हैं सबसे पहला डॉक्यूमेंट पे, जो कि है बेसिकली एक लेटर। और ये लेटर जारी किया गया है यूजीसी की ओर से 6 जनवरी को। जी हां, कब जारी किया गया है? ये 6 जनवरी को जारी किया गया है। ये बेसिकली एक सार्वजनिक सूचना है दोस्तों। यहां पे ये बताया गया है कि यूजीसी ने जो प्रीवियस यूजीसी रेगुलेशन 2018 है उसको रिवाइज करने का प्लान किया है और उस वजह से यूजीसी रेगुलेशन 2025 का जो ड्राफ्ट कॉपी है वो आपके सामने रखा जा रहा है फीडबैक या फिर सजेशन के लिए। इसके अलावा यहाँ पे ये कहा गया है कि वेबसाइट पे ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है डॉक्यूमेंट, आप जाइए डाउनलोड कीजिए और 5 फरवरी 2025 तक इस ईमेल आईडी के ऊपर मुझे अपना फीडबैक या सजेशन भेजिए। दोस्तों, एक चीज मैं शुरू में ही आपको बता देता हूं कि ये कोई रेगुलेशन अभी बना नहीं है, ये ड्राफ्ट है। यूजीसी ने पब्लिक डोमेन में बनाकर डाला है। लोग 5 फरवरी तक बहुत सारे सजेशंस देंगे, उसमें से यूजीसी को जो ठीक लगेगा उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। उसके बाद उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ये डॉक्यूमेंट भारत सरकार का जो राजपत्र है या गजट है उसमें प्रकाशित होगा। उसके बाद ही ये रेगुलेशन का शक्ल लेगा और ये इंप्लीमेंट होगा। तो ये अभी कोई रेगुलेशन नहीं है, लेकिन ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो ड्राफ्ट में होता है मैक्सिमम चीजें वही रह जाती हैं रेगुलेशन के अंदर। इसीलिए आपको ये जानना चाहिए कि ड्राफ्ट में क्या है। साथ ही साथ मैं कहूंगा जिस भी लाइन पे आपको आपत्ति है उस लाइन के ऊपर आप भी अपना फीडबैक यूजीसी को भेजिए इस ईमेल के ऊपर 5 फरवरी तक। और वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि इस ड्राफ्ट या फिर इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में है क्या क्या। तो चलिए अब बात करते हैं, ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि 5 तारीख तक आप अपना भी फीडबैक भेज सकते हैं। बात करते हैं उस पहला डॉक्यूमेंट का या उस पहला ड्राफ्ट रेगुलेशन का, यानी कि 2 चूंकि ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किया गया है तो पहला वाला सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं इसका जो हेडिंग दिया गया है यूजीसी की ओर से वो दिया गया है ड्राफ्ट यूजीसी रेगुलेशन 2025 और बीच में लिखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट
एंड प्रमोशन ऑफ टीचर एंड एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। एक चीज आप लोगों को बता दें कि ये रेगुलेशन सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट को लेकर नहीं है। किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में टीचर जितने भी होते हैं, और तीन तरीके के वहां पे प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं और प्रोफेसर होते हैं, राइट। ये तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। इन सभी का अपॉइंटमेंट प्रमोशन, इसके अलावे जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर होते हैं, लाइब्रेरियन होते हैं, उसका अपॉइंटमेंट और प्रमोशन, इसके अलावे वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट और प्रमोशन, इसके अलावे प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट और प्रमोशन, इसके अलावे छुट्टी कितना होगा और बाकी सारी चीजें, सब कुछ इस पॉलिसी में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम यहां पे सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के जो बदलाव किए गए हैं या फिर जो बदलाव करने की तैयारी की जा रही है, जो कि आपसे संबंधित है। क्लियर? तो इसी वजह से यहां पे लिखा है कि क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर एंड एकेडमिक स्टाफ। तो आपको इसमें से आपका जो काम का चीज है वो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली से लेकर के क्या क्या चीजें इसमें इनकॉर्पोरेट की गई हैं। आइए अब आगे चलते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इस रेगुलेशन में बहुत कुछ है, सब कुछ आपके काम का नहीं है। ओके, जैसे ही आप यहां पे नीचे आते हैं, सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन मिल जाता है कि ये रेगुलेशन किस नाम से जाना जाएगा। तो यहां पे कहता है कि दिस रेगुलेशन मे कॉल्ड यूजीसी रेगुलेशन 2025, और बीच में वही वाला लाइन है जो मैंने ऊपर में डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट कहता है दिस शैल अप्लाई टू एवरी यूनिवर्सिटी जो कि एस्टैब्लिश्ड है किसी सेंट्रल एक्ट से या फिर स्टेट एक्ट से। कोई कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है चाहे कोई एफिलिएटेड कॉलेज है, यानी कि भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं सभी के ऊपर ये वाला रेगुलेशन लागू होने वाला है, जो कि यूजीसी का सेक्शन 2 या सेक्शन 3 के अंदर है। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी है, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, चाहे डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, चाहे किसी नेचर का कॉलेज है, सभी कॉलेज सभी यूनिवर्सिटी के ऊपर ये वाला रेगुलेशन लागू होने वाला है। हालांकि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का मामला है। स्टेट के पास अपना लिबर्टी होता है कुछ चीजों को चेंज करने का, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे चल के। ओके, तीसरा पॉइंट में लिखा है कि दीज रेगुलेशन कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। एक सवाल बच्चों का रहता है कि सर ये लागू कब से होगा। देखो ये अभी ड्राफ्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी रेगुलेशन नहीं बना है। तो यहां पे लिखा गया है कि ये कब से लागू होगा, तो जिस डेट से ये नोटिफाई हो जाएगा। कहां नोटिफाई हो जाएगा? भारत का राजपत्र में, द गजट ऑफ इंडिया में जिस दिन ये पब्लिश हो जाएगा या फिर नोटिफाई हो जाएगा, उस डेट से ये वाला रेगुलेशन जो है वो लागू हो जाएगा। तुरंत कहां पे लागू हो जाता है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तुरंत लागू हो जाएगा जिस दिन से नोटिफाई होगा। स्टेट यूनिवर्सिटी में कब से लागू होगा? तो स्टेट यूनिवर्सिटी में तब लागू होगा जब उस स्टेट का गवर्नमेंट इस स्टैट्यूट को वहां पे अंगीकृत कर लेंगे, यानी कि अडॉप्ट कर लेंगे। यानी कि स्टेट में तुरंत लागू नहीं होगा। यही कारण है कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है उसने इसका विरोध कर दिया है कि हम लागू अपने यहां नहीं करेंगे, क्योंकि शिक्षा जो है वो संपत्ति सूची का मामला है। स्टेट भी अपना कानून बना सकता है और सेंट्रल भी बना सकता है। तो सेंट्रल कोई अगर यदि पॉलिसी बनाता है तो जरूरी नहीं है कि स्टेट उसको एज इट इज अपने यहां पे लागू कर ले। तो ये कब से लागू होगा? इसका जवाब ये है कि जिस डेट से नोटिफाई होगा उस डेट से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लागू हो जाएगा। लेकिन बात अगर करें स्टेट यूनिवर्सिटी का, तो स्टेट यूनिवर्सिटी में तब लागू होगा जब उसका स्टेट गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट कर लेगा। तो आई थिंक आपका ये सवाल का आंसर मिल गया कि कब से ये वाला जो रेगुलेशन है नया वाला ये लागू हो जाएगा। अभी ये ड्राफ्ट है, रेगुलेशन बना नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी चूंकि 2018 रेगुलेशन देश में लागू है और आपके स्टेट में जो भी रेगुलेशन लागू होगा उसी रेगुलेशन के तहत अभी बहाली होगा, जब तक कि ये रेगुलेशन नहीं बन जाता है और ये नोटिफाई नहीं हो जाता है। ओके, आते हैं 1.4 में। यहां पे लिखा है कि दीज रेगुलेशन स्पेसिफाई द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, और बहुत सारी चीजें यहां पे जो मैंने पहले ही आपको बताया कि ये सिर्फ अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में नहीं बोलता है, बल्कि ये प्रमोशन के बारे में भी बात करता है। किसका किसका? असिस्टेंट प्रोफेसर का, एसोसिएट प्रोफेसर का, प्रोफेसर का, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का, डिप्टी लाइब्रेरियन का, एडिशनल लाइब्रेरियन का, इसके अलावा स्पोर्ट्स डायरेक्टर का,
यानी कि ये जो रेगुलेशन है ये एक बहुत ही विस्तृत रेगुलेशन है जिसमें बहुत सारी चीजें कवर होती हैं, राइट। ये चीज आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो चूंकि आपसे ये कैसे संबंधित है, ये बात करने वाला है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन और किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, इस वजह से ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं 1.6 पे। 1.6 कहता है सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ये वाला रेगुलेशन मानना पड़ेगा। क्या कहता है, इसको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शेल as soon as possible but not later than 6 months of the coming into force of this regulation take effective steps to amend their statute, ordinance or statutory provisions accordance with these regulation। यानी कि ये रेगुलेशन जैसे नोटिफाई होता है 6 माह के अंदर मैक्सिमम आप अपना जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन करना है वो करके इसको लागू कीजिए, ऐसा कह रहा है इस रेगुलेशन में। यानी कि जब हम बात करते हैं स्टेट का, जैसे कि सपोज करिए अभी मैंने आपको बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो तुरंत लागू हो जाएगा, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी का जब हम बात करेंगे तो स्टेट इंप्लीमेंट करेगा तभी होगा। तो उसके लिए कह रहा है कि 6 महीना मैक्सिमम समय आपको दे रहे हैं, आपको क्या करना है, इस रेगुलेशन को अपने यहाँ के स्टैट्यूटरी प्रोविजन में डाल करके क्या करना है, इंप्लीमेंट कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे 1.7 में कहता है द ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी इनकॉर्पोरेट अ ट्रांसपेरेंट। कह रहा है कि जो ओवरऑल रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पे कही गई हैं। अब 2 नंबर जो पॉइंट है यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, क्या होता है डेफिनेशन। तो ये पूरे रेगुलेशन को लिखते समय बहुत सारे टर्म यूज किए गए हैं, बार बार टर्म यूज किया गया, जैसे एक्ट, जैसे कैश, सीएस, करियर एडवांसमेंट स्कीम, कॉलेज, कमीशन। तो इसका क्या मतलब है इस रेगुलेशन के पर्सपेक्टिव में, तो उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है कि जो ये शब्द हमने लिखा है इस रेगुलेशन में इसका क्या मीनिंग है, कॉलेज मतलब व्हाट। तो ये सारी चीजों को एक्सप्लेन किया जो बहुत ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। अगर यदि कि आपको कोई टर्म समझ में नहीं आता, जैसे कि एक टर्म है यहाँ पे सेट, तो सेट मीन्स क्या होगा, तो सेट मीन्स बताया कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो वो सारे टर्म को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है डेफिनेशन के अंदर। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पे, और वो है 3 नंबर पॉइंट के अंदर कि जनरल कंडीशन क्या होगा रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन का। प्रमोशन तो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन रिक्रूटमेंट है। अब बात करते हैं, देखिए 3.1 में क्या कहता है, द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शैल बी बेस्ड ऑन मेरिट थ्रू एन ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट। जी हाँ, कह रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अपॉइंटमेंट होगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वो मेरिट बेसिस पे होगा ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट के थ्रू, और सेलेक्ट किया जाएगा बेसिकली एक सिलेक्शन कमेटी द्वारा। यानी कि यहाँ पे बात किया गया कि एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी और वो सिलेक्शन कमेटी के द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर एडवर्टीजमेंट किया जाएगा और यहाँ पे मेरिट के थ्रू बेसिकली बहाली होंगी। अब यहाँ पे ये नहीं क्लियर किया है कि प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से शॉर्टलिस्ट होंगे स्टूडेंट। क्या सारा का सारा पावर सिलेक्शन कमेटी को दे दिया गया है? अगर जिसकी सारा का सारा पावर यदि आप सिलेक्शन कमेटी को दे देंगे तो वो बहुत ज्यादा अधिक इंपावर हो जाएंगे, यानी कि इंटरव्यू के बेसिस पे ही या सिलेक्शन कमेटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किसका नियुक्ति करते हैं और किसका नियुक्ति नहीं करते हैं। अभी तक क्या होता था, अभी बेसिकली ये होता था कि आपका एपीआई स्कोर भी देखा जाता था और इंटरव्यू भी होता था, इन दोनों के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता था। यहां पे वो चीज नहीं बताया गया है कि एपीआई स्कोर को किस तरीके से यूज किया जाएगा या क्या किया जाएगा। खैर यहां पे यही चीज कहा गया है कि ऑल इंडिया लेवल पर एडवर्टीजमेंट होगा, मेरिट बेसिस पर यहां पे बेसिकली सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन किया जाएगा किसके द्वारा, तो सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। अब उस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। दूसरा पॉइंट यहां पे कहता है इफ द डिसिप्लिन और सब्जेक्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे रेगुलेशन का, थोड़ा गौर से आप सुनिएगा। इफ द डिसिप्लिन ऑब्लिक सब्जेक्ट चूजन इन 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, और यहां पे ये चीज को पकड़िएगा आप, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इज डिफरेंट फ्रॉम चूजन डिसिप्लिन सब्जेक्ट इन पीएचडी, the discipline subject in which a candidate obtained PhD shall be considered eligible। इसका क्या मतलब है समझिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। कहता है अगर कोई व्यक्ति यूजी कर लिया है किसी और सब्जेक्ट में,
या पीजी कर लिया है किसी और सब्जेक्ट में, और यदि वो पीएचडी कर लेता है किसी और सब्जेक्ट में, तो जिस सब्जेक्ट में वो पीएचडी करता है उस सब्जेक्ट में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जी हाँ, क्लियर कर दिया गया है कि आप जिस सब्जेक्ट में पीएचडी होंगे उस सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं। यहां पे क्या कहता है भाई, यहां पे कह रहा है कि इफ द डिसिप्लिन सब्जेक्ट चूजन इन 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम is different from chosen discipline or subject in NET JRF, the discipline subject in which a candidate qualified NET JRF shall be considered eligible for the appointment of assistant professor। वही वाला कहानी फिर से कहा गया है कि अगर यदि किसी व्यक्ति का यूजी अलग है, पीजी अलग है, और नेट अगर यदि वो किसी और सब्जेक्ट से कर लेते हैं तो जिस सब्जेक्ट में वो नेट पास करेंगे उस सब्जेक्ट में वो एलिजिबल हो जाएंगे टीचर बनने के लिए। सीधा सिंपल कहानी ये आप समझ लीजिए। सपोज करिए अगर यदि कि आपने इकोनॉमिक्स से अपना यूजी किया है और पीजी भी सपोज करिए आपने इकोनॉमिक्स से ही किया हुआ है, और अगर यदि कि आप कॉमर्स के अंदर यदि कि आप नेट पास कर लेते हैं तो आप कॉमर्स का असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, राइट। यही वाला कहानी। या फिर यदि आप पीएचडी कॉमर्स से कर लेते हैं तो आप कॉमर्स का भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। यही वाला पॉइंट से ये कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट का जो बाध्यता है, अभी तक क्या होता था कि जिस सब्जेक्ट में आपका पीजी रहता था उसी सब्जेक्ट में आप पीएचडी या नेट करते थे और उसी सब्जेक्ट का आप टीचर बनते थे। अब यहाँ पे वो जो बाध्यता है उसे खत्म कर दिया गया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सब्जेक्ट का फॉर्म भर सकते हैं। आने वाले समय में आपको यूजीसी नेट के अंदर भी ये चेंजेस देखने को मिलेगा कि आपका जो सब्जेक्ट का बाध्यता है वो खत्म हो जाएगा। आपका कुछ भी सब्जेक्ट हो, आप कोई भी सब्जेक्ट को चूज करके एग्जाम दे सकते हैं और पास कर सकते हैं और उस सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो यहां से ये चीज क्लियर हो रहा है कि जो सब्जेक्ट का बाध्यता था पहले कि ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा ये सब्जेक्ट में प्रोफेसर बनने के लिए, वो तो खैर यहाँ पे पॉइंट नंबर 3.2 और 3.3 से खत्म कर दिया गया है। अभी ऐसा लग रहा है, हालांकि ये ड्राफ्ट है, अभी रेगुलेशन नहीं है, हो सकता है रेगुलेशन आते आते ये चेंज हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे 3.4 में लिखा है कि रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स जो है वो दिया जाएगा SC ST OBC और EWS के साथ साथ पर्सन विथ डिसेबिलिटी को। यहाँ पे नया जो जोड़ा गया है वो है EWS। पहले EWS को 5% का रिलैक्सेशन नहीं मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर यदि आप SC ST OBC वगैरह स्थिति बिलोंग करते हैं तो पीजी में जो 55% मार्क्स चाहिए होता है वो EWS वालों को भी अब चाहिए 50% SC ST OBC EWS के साथ। क्लियर हो गया यहाँ से। तो 5% रिलैक्सेशन वाला पहले भी था, इसमें नया ये है कि EWS को यहाँ पे अलग से जोड़ा गया है, राइट। अच्छा, 3.5 कहता है कि 1 और मोर क्वालिफिकेशन इन इंडियन लैंग्वेज मीडियम में बी इनकरेज्ड। एक चीज आपको बता दें कि चूंकि एनईपी को देखते हुए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखते हुए ये सारे बदलाव किए जा रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर यदि किसी व्यक्ति का क्वालिफिकेशन, 1-2 क्वालिफिकेशन यदि इंडियन लैंग्वेज मीडियम में है तो उसको इनकरेज करना चाहिए सिलेक्शन के दौरान। दूसरा कहता है कि यदि कोई बुक चैप्टर्स या बुक यदि पब्लिश करा के रखा है इंडियन लैंग्वेज सिस्टम में तो उसको इनकरेज किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कह रहा है कि अ रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स shall be provided to PhD degree holder who have obtained their postgraduate before 19th September 1991। जी हाँ, अगर यदि आपने अपना PhD डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले किया हुआ है तो 5% का आपको रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। आप कहेंगे सर उस समय तो बहुत ज्यादा अधिक एजेड हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। झारखंड से वैकेंसी आया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, 55 साल रखा गया था क्या कट ऑफ एज, यानी कि मैक्सिमम जो एज है वो 55 साल है। इस बार भी इस रेगुलेशन में कहीं मैक्सिमम एज मेंशन नहीं है, इसीलिए आप मान के चलिए कि 50 साल से 55 साल के आसपास के व्यक्ति भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म है वो भर पाएंगे। तो ऐसे में 19 सितंबर 1991 से पहले पीएचडी करने वाले व्यक्ति को 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसका मतलब यह है कि पीजी में अगर जितनी उसके पास 50% मार्क्स है तो भी आप वो फॉर्म भर पाएंगे। अच्छा, 3.8 में क्या कहता है, कहता है नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू बी कंसीडर्ड बाय सिलेक्शन कमेटी, यानी कि अगर जितनी और कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन है शिक्षा के जगत में उस व्यक्ति का, जैसे कि
रिसर्च और लैब संबंधित कुछ यदि टेक्निक डेवलप किया हुआ है, इसके अलावा अगर यदि कि उसने मूक के कोर्सेस डेवलप किए हुए हैं, अगर यदि कि वो कोई प्रिंसिपल या को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर यदि रहा है किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये सारा काम यदि आप किए हुए हैं तो उसको इनकरेज किया जा सकता है। कितना नंबर उस पे दिया जाएगा ये तो कहीं नहीं बताया है यूजीसी ने, लेकिन कहा है कि सिलेक्शन के समय ये सारी चीजें यदि किसी के पास है तो इन सारी चीजों को इनकरेज किया जाना चाहिए या किया जा सकता है। अब देखिए 3.11 में एक महत्वपूर्ण चीज लिखा हुआ है, द रिसर्च पब्लिकेशन शुड बी इन पीयर रिव्यूड जर्नल। यहाँ पे कहता है कि आपका जो रिसर्च पब्लिकेशन है वो पीयर रिव्यूड जर्नल में होना चाहिए। एक चीज मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ से यूजीसी केयर लिस्ट को ही गायब कर दिया है यूजीसी ने, जिसका वो इनिशिएटिव था। यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है यूजीसी केयर लिस्ट का, डायरेक्ट लिखता है कि पीयर रिव्यूड जर्नल में आपका पब्लिकेशन होना चाहिए। और बुक चैप्टर अगर यदि आपके पास है, अपॉइंटमेंट के समय इन सारी चीजों को एक तरीके से वेटेज दिए जाने का बात किया जा रहा है। और अगर यदि बुक चैप्टर है तो वो कहता है कि इसी रिप्यूटेड प्रोफेशनल पब्लिशर से वो बुक जो है वो पब्लिश होना चाहिए। अब यहाँ पे कहता है कि अगर यदि आप सेल्फ पब्लिश्ड बुक चैप्टर और बुक अगर यदि की पब्लिश कराते हैं तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। बहुत सारे व्यक्ति नहीं होते हैं, अपने से ही खुदे लिखा, खुदे किसी से बात कर लिया, कुछ पैसा देके पब्लिश करा लिया, तो उस तरीके के बुक चैप्टर या फिर बुक यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिएगा, मैं इसीलिए कहता हूं कि सिलेक्शन कमेटी को इतना ज्यादा अधिक इंपावर करना ठीक नहीं है। देखिए कहता है कि आपका पेपर पीयर रिव्यूड जर्नल में है कि नहीं है, आपका बुक चैप्टर किसी रिप्यूटेड प्रोफेशनल पब्लिशर से पब्लिश्ड है या नहीं है, यह डिसाइड करेगा सिलेक्शन कमेटी के मेंबर। जी हाँ, सिलेक्शन कमेटी ही यह तय करेगा कि पीयर रिव्यूड जर्नल मींस व्हाट। एक बात को समझिए आप, ये चीज से क्या होगा ना, जितना आप उसको इंपावर कर रहे हैं वो हो सकता है अच्छा से अच्छा पीयर रिव्यूड जर्नल लोग लेकर के जाए, वो बोले कि नहीं ये तो बेकार जर्नल है, हम इसको नहीं मानते हैं। या फिर अच्छा अच्छा पब्लिशर से वो बुक पब्लिश करा के लेकर के जाए और वो बोल दे कि नहीं नहीं इसको हम रिप्यूटेड जर्नल नहीं मानते हैं या रिप्यूटेड पब्लिशर नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे ये कह दिया गया है कि आपका पेपर पब्लिश होना चाहिए पीयर रिव्यूड जर्नल में, यानी कि यूजीसी केयर में इसको नहीं चाहिए, जो कि यूजीसी ने ही शुरू किया था यूजीसी केयर वाला, और इसको यूजीसी केयर में नहीं चाहिए, इसको पीयर रिव्यूड जर्नल चाहिए। मुझे लगता है पीयर रिव्यूड के साथ यहाँ पे यूजीसी केयर लिस्ट भी डाल देना चाहिए, वो एक बेहतर होगा अगर जिसकी रिसर्च में सच में क्वालिटी लेकर के आना है तो। हालांकि केयर लिस्ट में कितने क्वालिटी वाले जर्नल छप रहे हैं वो भी एक विवादास्पद मामला है, उसके ऊपर अलग से हम लोग बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये 3.11 जो ये है पॉइंट, ये आप समझ गए होंगे। इसके अलावा द पीएचडी डिग्री शैल बी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर द प्रमोशन, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट के लिए पीएचडी जो है वो कंपलसरी नहीं है। यहां पे कह दिया है कि सिर्फ प्रमोशन के दौरान आपको पीएचडी चाहिए होगा, अपॉइंटमेंट के समय आपको पीएचडी नहीं चाहिए। 3.13 में कहता है कि द टाइम कैंडिडेट टेक एक्वायर एमफिल और पीएचडी डिग्री शैल नॉट बी कंसिडर्ड टीचिंग एक्सपीरियंस। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, चूंकि टीचिंग एक्सपीरियंस को भी वेटेज दिया जाता है। ऐसे में ये कह दिया है कि अगर जबकि आप पीएचडी या एमफिल कर रहे हैं और उस समय जबकि आप पढ़ा रहे हैं तो उसको यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा अपॉइंटमेंट के समय। इसके अलावा कहता है कि नो पर्सन शैल अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ टीचर if such person don't fulfill the requirement as to the qualification for the appropriate post as provided in this regulation। यानी कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनाएं जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उसको नहीं रखता हो। यहाँ पे ये चीज कहा गया है, बहुत जगह पे आप लोग सुनते होंगे कि बिना मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले को क्या कर लिया जाता है, अपॉइंट कर लिया जाता है। तो उसके बारे में 3.14 में कहा गया है। 3.15 कहता है कि अगर यदि कि एप्लीकांट में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वीमेन या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी इसमें से किसी एक का नॉमिनी होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर यदि कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ने अप्लाई किया है तो आपको रिजर्व कैटेगरी के किसी व्यक्ति को सिलेक्शन कमेटी में रखना होगा। दोस्तों यहाँ पे यह कह रहा है कि अगर यदि कि किसी व्यक्ति ने
पीएचडी डिग्री में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है 11 जुलाई 2009 से, तो वैसे कैंडिडेट को एग्जाम किया जाता है नेट जेआरएफ के लिए। ये वाला पॉइंट है क्यों, मुझे ये नहीं समझ में आता, कोई मतलब तो है नहीं। अगर किसी व्यक्ति के पास यदि पीएचडी है तो वो वैसे भी एलिजिबल है, उसके लिए नेट पास करना जरूरी ही नहीं है, क्योंकि नेट या फिर पीएचडी है आपका एलिजिबिलिटी। ऐसा थोड़े ना है कि नेट के साथ पीएचडी भी है उसको आप एग्जाम कर रहे हैं, तो ये पॉइंट का कोई मतलब है नहीं। ये पॉइंट वैसे भी उठा के फेंक देना चाहिए, बेकार पॉइंट है। 3.17 कहता है कि फॉर कॉलेजेस कमिंग अंडर प्रीव्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी आइदर एज पर दिस रेगुलेशन। कह रहा है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के जो भी कॉलेजेस हैं उसको भी यही वाला रेगुलेशन पालन करना होगा, राइट। अब यहां पे देखिए 4 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब यहां से समझ में आएगा कि क्या क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। बहुत सारे बच्चे का ये सवाल अक्सर आ रहा है कि सर अब क्या नेट मिनिमम क्वालिफिकेशन हटा दिया गया है, ओनली पीजी वाले बन पाएंगे? सारा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन 4 कौन कौन सा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिखा है आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, ड्रामा, योगा, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट और जो भी अलग इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट है उन सभी के लिए। क्या कहता है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, बहुत विवादास्पद है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसको यदि आप समझ गए तो समझिए आप बहुत कुछ समझ गए इस रेगुलेशन के अंदर। कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल होंगे, एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पे लिखता है सबसे पहले, ये फर्स्ट वाला लाइन को देखिएगा, तो वो व्यक्ति एलिजिबल होंगे जो यूजी प्लस पीएचडी हो, ओके, ये एलिजिबल होगा। दूसरा कहता है जो पीजी प्लस पीएचडी है ये एलिजिबल होगा। तीसरा कहता है जो पीजी प्लस नेट हो ये एलिजिबल होगा। तो ये दोनों लाइन में ये बातें कही गई हैं जो यहां मैंने समराइज कर दिया है। अब देखिएगा यहां और में लिखा है सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ओनली पीजी वाला भी बनेगा, बशर्ते उसका डिग्री यहां पे होना चाहिए मास्टर इन इंजीनियरिंग में। किसमें होना चाहिए? इंजीनियरिंग में वो मास्टर किया हो या एमटेक किया हो वो व्यक्ति। अगर यदि कि आपका ओनली पीजी है 55% मार्क्स के साथ तब भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन ये वाली डिग्री आपकी किसमें होनी चाहिए? इंजीनियरिंग में होनी चाहिए मास्टर, यानी कि पीजी आपका इंजीनियरिंग में होना चाहिए या एमटेक होना चाहिए, तभी जाकर के आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। अब एक बात को समझिएगा, कोई व्यक्ति सपोज करिए एमटेक करके आया और डायरेक्ट वो फॉर्म भर सकता है किसी सब्जेक्ट में और बन सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो आ रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो व्यक्ति फॉर्म किस में भरेगा, उसका जो रहेगा स्पेशलाइजेशन उसमें। जैसे कि मान लो अगर जिसकी कोई एमटेक किया हुआ और फिजिक्स में अगर जिसकी उसका स्पेशलाइजेशन है तो फिजिक्स का टीचर आकर के डायरेक्ट वो बन सकता है पीजी के बेसिस पे। इसको ना तो नेट पास करने का जरूरत है और ना ही इसको पीएचडी करने का जरूरत है। तो इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि अब नेट का जो बाध्यता है या पीएचडी का बाध्यता जो है असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट के लिए वो अब खत्म कर दिया गया है। तो यहां से आपका ये चीज एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि आज भी यदि आप नेट के बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको पीजी करना होगा 55% मार्क्स के साथ। हालांकि यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 5% का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। यदि आप 4 ईयर यूजी प्रोग्राम यदि किए हैं तो आपको पीएचडी करना होगा उसके साथ, तब जाकर के आप बन सकते हैं यूजी प्लस पीएचडी के बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर यदि कि आपके पास 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम नहीं है, 4 वर्षीय वाला एनईपी वाला, तो आपको वैसे केस में पीजी प्लस पीएचडी करना होगा। अभी तक क्या था रेगुलेशन? अभी तक कहता था कि आपके पास पीजी होना चाहिए और उसके साथ होना चाहिए आपके पास पीएचडी या फिर होना चाहिए नेट, यानी कि पीएचडी और नेट दोनों ऑब्लिक में था। आज भी ये वाला रेगुलेशन है, इसमें नया ऐड किया गया है। क्या ऐड किया गया है कि यूजी के साथ भी यदि पीएचडी है, 4 वर्षीय यूजी के साथ यदि पीएचडी है तो आप एलिजिबल हैं। बोला कि ओनली जबकि आपके पास पीजी है तो भी आप एलिजिबल हो, बशर्ते आपका पीजी किस में होना चाहिए? एमई में, यानी कि इंजीनियरिंग में मास्टर होना चाहिए या फिर एमटेक होना चाहिए। तो आई विश आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी तय करने का प्रयास किया जा रहा है यूजीसी की ओर से। अब बात कर लेते हैं, चूंकि यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट नहीं मेंशन है। वो कौन कौन से सब्जेक्ट नहीं मेंशन है? जैसे योगा में कैसे टीचर अपॉइंट होंगे, म्यूजिक में, परफॉर्मिंग आर्ट में, विजुअल आर्ट में, अदर ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट जो है इसमें कैसे होगा अपॉइंटमेंट। तो उसके लिए यहाँ एलिजिबिलिटी तय कर दिया गया है कि आपके पास यूजी डिग्री होना चाहिए
विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि आपके पास यूजी का डिग्री अगर यदि है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। कहां पे? योगा, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट में। 5 साल का आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ यहां पे कह रहा है कि कोई आपके पास अचीवमेंट भी होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास थियोरी का नॉलेज हो, और उसके साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग वगैरह बहुत अच्छे से आपको आता अगर हो तो आप इस सब्जेक्ट के अंदर प्रोफेसर बन सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मामला नहीं था। यहाँ पे पहले जो योग्यता रखा गया था अपॉइंटमेंट का, वो रखा गया था 2018 रेगुलेशन में कि पीजी में आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए। नेट वगैरह अगर नहीं भी है तो भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो जाता था। आई थिंक सबसे ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट जो है वो है 4.1.1 के अंदर, ये वाला आप अच्छे से समझ जाने चाहिए। नीचे आप जैसे ही इस ड्राफ्ट में आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो ये सारा आपके काम का नहीं है। नीचे आप उसी तरीके से आएंगे तो प्रोफेसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो ये सारे चीज में आप डायरेक्ट अपॉइंट हो नहीं सकते हैं। जो ऑलरेडी प्रोफेसर हैं वही लोग अपॉइंट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों को अभी फिलहाल हम छोड़ दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कहता है कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए मिनिमम क्या होगा, डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए क्या होगा। उसी तरीके से नीचे आप आएंगे तो उन सारी चीजों के लिए है जो आपके काम का नहीं है। नीचे आएंगे, यहां पे महत्वपूर्ण चीज है 4.2 के अंदर कि सिलेक्शन कमेटी का कंपोजिशन कैसा होगा। यानी कि जो मैंने कहा था कि अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। तो ये सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होंगे, यहां पे ये क्लियर कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर यदि अपॉइंटमेंट हो रहा है तब सिलेक्शन कमेटी कौन कौन होगा, तो कहता है कि इस कमेटी का जो चेयरपर्सन होंगे, अध्यक्ष जो होंगे, वो उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होंगे। कौन होंगे? यूनिवर्सिटी के वीसी जो होंगे वो चेयरपर्सन होंगे। कब? जब ये अपॉइंटमेंट यूनिवर्सिटी में हो रहा हो। कॉलेज के लिए दूसरा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चेयरपर्सन होंगे वाइस चांसलर। उसके बाद कहता है कि एक टीचर इसमें नॉमिनी होंगे। कौन होंगे? एक टीचर नॉमिनी होंगे। और ये टीचर कौन हो सकते हैं, तो ये टीचर बेसिकली वो होंगे जो उस यूनिवर्सिटी में कोई एकेडमिक या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के मेंबर ना हो। यानी कि उस यूनिवर्सिटी में ना तो वो हेड होंगे, ना ही वो टेल होंगे, ना ही वो कुछ और होंगे। यानी कि वो ना तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होंगे, ना ही एकेडमिक पोस्ट पे होंगे। और इसको नॉमिनेट कौन करेगा? इसको नॉमिनेट करेगा चांसलर। यानी कि अगर यदि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो रहा है तो राष्ट्रपति करेंगे, और स्टेट यूनिवर्सिटी में हो रहा है तो राज्यपाल करेंगे। और उसका रैंक जो होना चाहिए वो प्रोफेसर से नीचे का नहीं होना चाहिए। यानी कि पहला तो एक हो गया कि वीसी रहेंगे, और वीसी के साथ एक टीचर रहेंगे। ठीक है, टीचर के अलावे 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे। इसमें कितने होंगे? 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट। वो 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट को नॉमिनेट कौन करेंगे, तो वाइस चांसलर करेंगे। उस यूनिवर्सिटी के जो वीसी होंगे वो नॉमिनेट करेंगे जिस सब्जेक्ट का इंटरव्यू होने वाला है, जिस सब्जेक्ट का सिलेक्शन कमेटी बन रही है, उस सब्जेक्ट का 3 एक्सटर्नल एक्सपर्ट होंगे। उस यूनिवर्सिटी से बाहर के व्यक्ति वो होने चाहिए। इसके अलावा उस सिलेक्शन कमेटी में डीन होगा। सपोज करिए अगर सोशल साइंस का अपॉइंटमेंट होगा तो उसके डीन रहेंगे, उसके अलावा उसका हेड रहेंगे। यानी कि टोटल कितने व्यक्ति का ये कमेटी बनेगा? एक तो वीसी हो जाएंगे, एक टीचर हो जाएंगे, 3 एक्सटर्नल रह जाएंगे, एक डीन हो जाएंगे, एक हेड हो जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के 7 व्यक्ति का ये एक कमेटी बनेगी। इसका नाम दिया जाएगा सिलेक्शन कमेटी, और यही कमेटी सब कुछ तय करेगा, आपका भाग्य का दिशा और दशा। यहाँ पे ये कह दिया गया है कि अगर यदि कि कोई एप्लीकांट है एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, वीमेन या पीडब्ल्यूडी से, तो वाइस चांसलर इसी व्यक्ति में से किसी एक को नॉमिनेट करेगा जो कि एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी से भी बिलोंग करता हो। अब यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण चीज है, वो जो मैंने बताया वो था यूनिवर्सिटी के लिए। अब ये सिलेक्शन कमेटी बनेगा कॉलेज लेवल। तो कहता है कि चेयरपर्सन यहाँ पे होगा कौन, तो होगा जो गवर्निंग बॉडी के जो चेयरपर्सन होंगे। वो कॉलेज का एक गवर्निंग बॉडी होता है, जो एफिलिएटेड कॉलेज होता है वहां पे गवर्निंग बॉडी होती है। वो गवर्निंग बॉडी का जो चेयरपर्सन होंगे वही इस सिलेक्शन कमेटी का भी क्या होंगे? चेयरपर्सन होंगे। इसके अलावा इसमें कौन होगा? प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उस सब्जेक्ट के जो हेड होंगे। इसके अलावा 3 एक्सटर्नल होंगे इसमें। जिस तरीके से वहां पे 3 सब्जेक्ट एक्सटर्नल थे, और उसको कौन अपॉइंट करेगा? यहाँ चेयरपर्सन करेगा। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के केस में वीसी करते थे, यहाँ पे गवर्निंग बॉडी के जो चेयरपर्सन होंगे वो करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे कितने व्यक्ति बनेंगे? एक तो चेयरपर्सन हो गए, एक प्रिंसिपल हो गए, एक हेड हो गए, 3, और 3 लोगों को अपॉइंट करेगा एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पे। तो टोटल 6 आदमी का सिलेक्शन कमेटी बनेगा कॉलेज में।
यहां भी वो बात को लिखा गया है कि अगर यदि SC ST के एप्लीकेंट हैं तो आपको जो कमेटी है उसमें SC ST के भी व्यक्ति को रखना होगा। अब जैसे ही आप नीचे आते हैं यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है कि किस तरीके से प्रमोशन दिया जाएगा शिक्षकों को और बाकी सारे कर्मचारियों को, तो ये आपके लिए नहीं है। आप जैसे ही स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे नीचे आते हैं वही सारी चीजें डिटेल में यहाँ पे लिखी हुई है जो आपके काम के तो मुझे नहीं लगता है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज एक और है, और वो क्या है, अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। आप सभी को पता है हायर एजुकेशन कॉन्ट्रैक्ट के हवाले हो गया है। यहां पे देखिए क्या कहता है कि द टीचर मे अपॉइंट अगेंस्ट द वैकेंट सेंसन फैकल्टी पोजीशन ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ व्हेन ओनली इट्स एसेंशियल। कहता है कि 6 महीना के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली कर सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन किसके अगेंस्ट, सेंसन सीट के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी में सालों साल से कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर काम कर रहे हैं, ना तो सरकार उसका कुछ करता है ना यूनिवर्सिटी कुछ करता है। खैर, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आप सेंसन सीट के अगेंस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का बहाली कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 6 महीना के लिए। जो 2018 रेगुलेशन से हटाया गया है वो यहाँ पे क्या हटाया गया है वो मैं आपको बताता हूं जो महत्वपूर्ण है। पहले कहा गया था कि मैक्सिमम आप टोटल सेंसन सीट का 10% ही कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली कर सकते हैं। कितना, 10%, यानी कि 100 यदि सीट सेंसन है तो 10 ही कॉन्ट्रेक्चुअल हो सकता है। इस बार देखिए वो वाला पैरा हटा दिया है यूजीसी ने, कहा है कि जितना चाहो उतना कॉन्ट्रेक्चुअल रखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो फिक्स रेमुनरेशन होगा इस टीचर का वो किसी भी सूरत में मंथली ग्रॉस सैलरी जो रेगुलर अपॉइंटेड असिस्टेंट प्रोफेसर होगा उनसे कम नहीं होना चाहिए। यानी कि जितना रेगुलर अपॉइंटमेंट टीचर का होगा उतना ही इसका भी होना चाहिए, हालांकि दिया नहीं जाता है, वो मामला अलग है। यहाँ से जो हटा है पिछला रेगुलेशन की तुलना में वो है कि मैक्सिमम 10%। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अब जो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट का जो सिलसिला है वो हो सकता है कि बढ़ जाए। अब देखते हैं 9वां नंबर पॉइंट, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। इसको लेके ये कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति के पास अगर यदि की PhD भी नहीं है, नेट भी नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है, फिर भी वो आकर के पढ़ा सकते हैं। कैसे पढ़ा सकता है, तो उसके लिए है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। यहाँ पे कहता है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इंगेज एक्सपर्ट प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर from industry or other professions for teaching and research. The engagement of professor of practice will be exclusive of the sanction post। यानी कि यहाँ पे ये बात स्पष्ट कर दिया गया है कि आप अगर चाहें तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तहत किसी एक्सपर्ट प्रोफेशनल या प्रैक्टिशनर को अपने यहाँ पे पढ़ाने का मौका दे सकते हैं या उनको पढ़ाने के लिए रख सकते हैं, जो बिलोंग करते हो किसी इंडस्ट्री से, जो बिलोंग करते हो किसी प्रोफेशन से, जो एक्सक्लूसिव होगा आपके सेंसन सीट से। जैसे सपोज करिए 100 सीट अगर यदि सेंसन है तो अगर यदि सपोज कीजिए उसमें से आप 10 रखते हैं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस तो ये 100 सीट घटेगा नहीं, ये 100 का 100 सीट ही रहेगा। इसके अलावे ये दिया गया है और यहाँ पे लिखा गया कि 10% से अधिक ये नहीं होना चाहिए, यानी कि 100 सीट यदि सेंसन है आपके यहाँ तो 10 से अधिक आप प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नहीं रख सकते हैं। ये क्या है कहानी समझिएगा। सपोज करिए कोई व्यक्ति जैसे मुकेश अंबानी बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, वो अगर यदि चाहे तो किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसको हायर कर सकते हैं एज अ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बिजनेस पढ़ाने के लिए, राइट। तो ये इस तरीके का स्कीम है जो कि यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि ये सेंसन सीट के अलावे होगा ये, और ये 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये मोटा मोटी ठीक ही स्कीम है, अगर यदि कि ये सही से यूज हो तब। अगर यदि इसको इस तरीके से यूज करने लगे लोग, इंडस्ट्री में जो अपने रिलेटिव हैं उसको रखने लग जाएं या अपने रिलेटिव वो प्रोफेशनल ना भी हो फिर भी उसको रखने लग जाएं, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अदरवाइज अगर यदि कि जिस मोटिव से इसको शुरू किया गया है वो यदि माना जाए तो मुझे लगता है बहुत अच्छा स्कीम हो सकता है। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज है जो आपके लिए बहुत ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन आपको जानना चाहिए, जिसके ऊपर बवाल हो रहा है। अभी आप सुने होंगे कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उसने कह दिया है कि इस रेगुलेशन को हम लागू नहीं करेंगे क्योंकि इस रेगुलेशन में वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट को लेकर के जिस तरीके की बातें कही गई हैं वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसके ऊपर उसने आपत्ति अपना दर्ज कराया है। तो क्या प्रॉब्लम है ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में। पहले क्या होता था कि कोई भी प्रोफेसर ही वाइस चांसलर बनते थे जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होता था। अब यहाँ पे कह दिया गया कि कोई प्रोफेसर तो बन ही सकते हैं, उसके अलावे यहाँ पे कोई भी एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं
किसी भी इंडस्ट्री के भी व्यक्ति बन सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि आईएएस वगैरह भी बन सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कोई भी व्यक्ति बन सकते हैं। इसका मतलब ये है। अब इससे होगा क्या, थोड़ा सा इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या लोग आशंका जाहिर कर रहा है, आप लोग को पता होगा एक पोस्ट है देश में गवर्नर का या राज्यपाल का। राज्यपाल किसको बनाया जाता है? जिसको राजनीतिक रूप से संन्यास दिला दिया जाता है, उसको अक्सर देखा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी राज्यपाल बना देता है। तो ये अगर यदि यहाँ पे हो गया, कोई भी आईएएस बन सकते हैं या कोई भी व्यक्ति अगर यदि बन सकते हैं, तो अक्सर यहाँ पे राजनीतिक दुरुपयोग होने की संभावना है। क्योंकि वाइस चांसलर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है और वाइस चांसलर आज तक चूंकि सिर्फ एक प्रोफेसर हुआ करते थे और वो प्रोफेसर को एजुकेशन के बारे में सब कुछ पता होता था कि किस तरीके से एकेडमिक एनवायरनमेंट वर्क करता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रोफेसर के अलावे भी कोई भी व्यक्ति बन सकते हैं। एक तरीके से आप पढ़िएगा तो इस डेफिनेशन में सारे लोग आ जाएंगे। अब सारे लोग में सपोज करिए कोई पॉलिटिकल पार्टी के कोई व्यक्ति, छोटा मोटा अगर यदि नेता है, विधायक वगैरह कभी कभार यदि रह चुके हैं और उसको यदि कह दिया जाए कि छोड़ दीजिए आप, ये आपको वीसी बना देंगे कहीं का, तो हो सकता है वो मान जाए कि ठीक है भाई, इस बार हमको टिकट नहीं भी दोगे तो चल जाएगा। तो इस तरीके का दुरुपयोग होने की संभावना है। यहाँ पे हमको लगता है कि इस पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा अधिक सुटेबल जो है वो एक प्रोफेसर ही हो सकते हैं, क्योंकि उसे समझ में आता है कि एकेडमिक एनवायरनमेंट किस तरीके से चलता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बाकी लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन चूंकि वो दूसरे फील्ड के होते हैं, हो सकता है वो उतना बेहतर नहीं समझ पाए जितना बेहतर एक प्रोफेसर समझते हैं। बाकी आपका विचार इसके ऊपर कुछ और भी हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें और यहाँ पे वीसी का अपॉइंटमेंट को लेकर के लिखा हुआ है। ये सारी चीजें आपसे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इशू बहुत गर्म है, इस वजह से मैंने आपको ये बता दिया कि वीसी का अपॉइंटमेंट को लेकर के क्या है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बदलाव इस बार करने का प्रयास है वो ये है कि वाइस चांसलर का जो पोस्ट है वो अभी तक 3 साल के लिए ये होता था, यानी कि एक बार अपॉइंट होइए 3 साल तक आप रहिए। अब यहाँ पे 5 साल करने की तैयारी चल रही है। अब यहाँ पे कुछ और भी लिखे हुए हैं कि किस तरीके से इसको आपको पालन करना है, इनकॉर्पोरेट करना है, ये सारी चीजें। अब ये तो था पहला रेगुलेशन का पार्ट। अब बात करते हैं दूसरा रेगुलेशन। दूसरा ये है, आप इसको देखिए, ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन कैडर रेशियो, पीरियड ऑफ प्रोबेशन, कंफर्मेशन, लीव, टीचिंग डे, एकेडमिक रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट, सीनियरिटी, कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब ये कि आपने वहां पे देखा कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होगा, कैसे प्रमोशन होगा, वीसी, प्रिंसिपल, बाकी का कैसे अपॉइंटमेंट होगा, सारी चीजें वहां पे था। यहाँ पे कह रहा है कि कैडर रेशियो क्या होना चाहिए। इसके अलावा कह रहा है कि पीरियड ऑफ प्रोबेशन क्या होगा। जब आप नौकरी पा जाएंगे तो आपको पता है कि कुछ दिन तक आपको प्रोबेशन पीरियड में रहना पड़ता है, उसके बाद आपका सर्विस कंफर्म होता है, तो उसका क्या प्रोसेस होगा, कितना दिनों का छुट्टी मिल सकता है आपको एज असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचिंग डे कितना होगा, एकेडमिक रिसर्च वगैरह, एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट आपका क्या होगा, सीनियरिटी क्या होगा, कोड ऑफ एथिक्स क्या होगा, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कैडर रेशियो के अंदर कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर एक प्रोफेसर होगा तो वहां पे 2 एसोसिएट प्रोफेसर होंगे और 4 असिस्टेंट प्रोफेसर होगा। यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट में जो पोस्ट सेंशन होना चाहिए वो 4 असिस्टेंट प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर और 1 प्रोफेसर, यानी कि 7 पोस्ट वहां पे सेंशन होना चाहिए उस डिपार्टमेंट के अंदर। उसी तरीके से प्रोबेशन में लिखा हुआ है कि 1 साल का प्रोबेशन होगा, 1 साल के बाद अगर ये नहीं हो पाता कंफर्म तो 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। टीचिंग डे के बारे में बात किया गया कि 15 वीक टीचिंग जो है एक सेमेस्टर में करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे एकेडमिक रिसर्च का प्रोत्साहन को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई हैं। यहाँ पे छुट्टी को लेकर के बहुत सारी चीजें कही गई हैं। ये सारी चीजें आपके काम के बहुत ज्यादा अधिक नहीं है। अगर जिसके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तब जाकर के ये सारी चीजें आपके काम के हैं कि अर्न लीव किस तरीके से मिलेगा, स्पेशल लीव कैसे मिलेगा, कैजुअल लीव कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें तब के लिए है। इसके अलावा आपके क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, ड्यूटीज क्या होंगे, ये सारी चीजें वो सारी चीजों से रिलेटेड है। आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था ये पहला वाला डॉक्यूमेंट, जहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर के नए नए चेंजेस जो हुए हैं ये सारी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट अच्छे से समझ आया। जो भी आपने समझा और आपको जहां पे भी लगता है कि ये प्रॉब्लम है तो उसको आप जरूर लिखिए इस कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं यूजीसी को एक लंबा चौड़ा सजेशन भेज सकूं। इसके अलावा अगर यदि कि आप इस ड्राफ्ट रेगुलेशन का पीडीएफ फाइल चाहते हैं जो मैंने पॉइंट आउट किया उसके साथ, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहां पे इस ड्राफ्ट रेगुलेशन को डाल दूंगा जहां से आप इसे पढ़ सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया, मैं आपके साथ डिस्कस कर पाया बिल्कुल डिटेल में इस पूरे ड्राफ्ट रेगुलेशन को। बहुत बहुत आभार।